ओके बेबी, अपना ख्याल रखना, शाम में बात करते हैं। दीदी माँ कब से बुला रही हैं, आपको हमें हल्दी मेहंदी की शॉपिंग के लिए जाना था। मैं तो तेरे जीजाजी से हनीमून की बात कर रही थी, वो मुझे हनीमून पर कश्मीर ले जाएंगे। वैसे तेरा होने वाला पति तुझे कहाँ ले जा रहा है? दीदी आप तो जानती हो कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। शादी से पहले मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। पता नहीं वो मुझे कहाँ ले जाए। हैं तो दोनों भाई ही, मुझे लगता है दोनों ही हमें कश्मीर ले जाएंगे। कितना मजा आएगा ना, एक घर में शादी होने के साथ साथ एक ही जगह पर हनीमून मनाएंगे। वाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आरती रेखा दोनों बहनें एक मिडिल क्लास फैमिली से थीं। दोनों का एक ही अमीर परिवार के 2 बेटों से रिश्ता तय हुआ था। समय गुजरता है और दोनों की शादी हो जाती है। तरुण, आरती, तुम दोनों थक गए होगे ना, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। बहू, मैंने तेरे कमरे को शहर के फेमस होम मेकर से डेकोरेट करवाया है। थैंक यू माँ जी। दोनों ही शादीशुदा जोड़े सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं कि तभी सरस्वती। वैभव, तू कहाँ जा रहा है? ऊपर? तेरा कमरा वही है जहाँ पहले था। लेकिन वो कमरा तो काफी छोटा है, उसकी हालत भी काफी खराब है। आप मुझे ऊपर वाला कमरा दे दो। छोटे से कमरे में रेखा कैसे रहेगी? इस घर में रहने दे रही हूँ ना, वही बड़ी बात है। एहसान मान मेरा, वरना तो जैसे बेटे को तो माँ बाप कब का धक्के मारकर घर से निकाल देते। बड़ा आया ऊपर वाला कमरा लेने। जा अपने कमरे में अपनी बीवी को लेकर। सरस्वती का ऐसा व्यवहार आरती और रेखा दोनों को ही काफी हैरान करता है। वैभव रेखा को लेकर अपने छोटे से कमरे में आ जाता है। वैभव के कमरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जगह जगह से पपड़ी निकल रही थी। पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। कमरे में सिर्फ नाम की एक छोटी अलमारी और बेड था। भले ही तुम और तुम्हारी बड़ी बहन इस अमीर से घर की बहू बन गई हो, लेकिन जो खुशी तुम्हारी बड़ी बहन को मिलेगी वो शायद मैं तुम्हें ना दे पाऊं। भैया की तरह मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते आज मैं एक मामूली फैक्ट्री में प्यून की नौकरी करता हूँ। इसलिए घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं माँ जी? जो भी सोचे आपके बारे में, लेकिन मेरी नजरों में आपकी इज्जत बहुत ऊंची है। और मैं इस कमरे में भी खुश हूँ क्योंकि आपका साथ जो है मेरे पास। तरुण आरती को भी सारी बात बताता है। अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। सरस्वती अपनी बड़ी बहू की पहली रसोई का सारा खाना खुद ही बनाकर रख देती है। आरती बहू, तुम्हें इतनी गर्मी में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा खाना खुद ही बना दिया। तुम बस अपने हाथ से छू लो और सबको परोस देना। माँ जी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जितनी अच्छी सासू माँ मिली है। और रेखा, तू इस खाने को हाथ तक मत लगाना। जाकर सारा खाना बना। अपनी सास की वजह से आरती के अंदर भी अब काफी ज्यादा घमंड आ जाता है। अपने पति के पैसों पर इतराते हुए आरती अब घर में रानी की तरह राज करती है और अपनी बहन से नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाती है। समय गुजरता है और अब दोनों बहनों के हनीमून का टाइम आ जाता है। जल्दी से घर का सारा काम खत्म करो और मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। नेक्स्ट वीक हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। वैसे तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम हनीमून पर कहाँ और कब जा रही हो। इन्होंने मुझे अभी बताया नहीं है, बस ये कह रहे थे कि शायद अगले हफ्ते हम हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएं। अगले हफ्ते तो हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी चले जाओगे तो घर कौन संभालेगा? तुम बाद में जाना। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो। रेखा, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। दीदी हनीमून के लिए कश्मीर जा रही है ना, तो उनकी पैकिंग करवा रही थी। मुझे माफ कर देना। हर किसी का सपना होता है हनीमून के लिए कश्मीर जाने का, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आप मेरे साथ हैं तो भला मुझे कश्मीर की क्या जरूरत? आप ही मेरे कश्मीर हो। चलिए अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रेखा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी वो टीवी में कश्मीर से रिलेटेड पुराने किस्सों की न्यूज देखती है, जिससे उसे घबराहट होने लगती है और वो अपनी बहन के पास जाती है। मुझे अजीब सी घबराहट, बेचैनी हो रही है। आप लोग हनीमून के लिए कहीं और चले जाइए ना, कश्मीर ही क्यों जाना है आपको? अच्छे से जानती हूँ मैं तेरे सारे ड्रामे। खुद तो जान नहीं सकती इसलिए हमें रोक रही है। मैं नहीं जानती थी कि तू मुझसे इतना जलेगी। आरती रेखा की एक नहीं सुनती और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। 2 दिन बाद आरती और तरुण फाइनली अपनी हनीमून के लिए कश्मीर निकल जाते हैं। तो वहीं सरस्वती अपनी बहन से मिलने के लिए गांव चली जाती है। कुछ ही घंटे की फ्लाइट से तरुण और आरती कश्मीर के पहलगाम पहुंच जाते हैं। सच कहा है किसी ने, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, कश्मीर में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कश्मीर आ गई हूँ। ये तो बस शुरुआत है। पहलगाम में तो काफी सारी चीजें हैं घूमने की। आरती तरुण एक दूसरे का हाथ थामे आसपास के नजारे देखते हैं और ढेर सारी फोटोज और वीडियोस बनाते हैं। आरती कश्मीर के ट्रेडिशनल कपड़ों को भी पहनकर तैयार होती है। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल कश्मीरन लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का।
अब तरुण आरती हॉर्स पर बैठकर पहलगाम के नजारे देखने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहां वैभव अपने हाथों से रेखा के लिए पिज्जा बनाकर आता है। ये देखो रेखा, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारा मनपसंद पिज्जा। ये पिज्जा सच में आपने बनाया है? दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। क्या हुआ अगर हम लोग हनीमून पर कहीं बाहर नहीं जा पाए? हम घर पर ही अपना हनीमून सेलिब्रेट करेंगे। एक दूसरे को अपने हाथों से पिज्जा खिलाने के बाद अब वैभव और रेखा साथ में डांस करते हैं। बस भी करिए ना, मुझे शर्म आ रही है। मुझसे कैसे शर्म, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। चलो अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। वैभव असली फूलों का बना हुआ टियारा लेकर आता है और रेखा के सिर पर पहना देता है। पता है इस टियारा को बनाने में मुझे कितना समय लग गया? पहले तो मैं अलग अलग जगह से इन सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करके लाया और फिर कई घंटे लगाकर इस टियारा को बनाया है। ये फूलों का टियारा तो मेरे लिए हीरे के ताज से भी ज्यादा कीमती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। चलो अब साथ में मिलकर तुम्हारे फेवरेट मूवी देखते हैं। और अभी तो मैंने तुम्हारे लिए खाने की एक और चीज बनाई है। जहां गरीब बहन अपने पति के साथ घर में ही इन छोटी छोटी चीजों से अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्स राइडिंग करने के बाद अब तरुण और आरती एक फैंसी से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाकर दोनों पहलगाम की वादियों में टूरिस्ट के साथ घूमने लगते हैं कि तभी अपनी बड़ी बहन को जलाने के लिए आरती रेखा के फोन पर उसे वीडियो कॉल करती है। देख कितना सुंदर नजारा है कश्मीर का। काश तू भी यहाँ कश्मीर आ पाती। वैसे तूने मेरा सोशल मीडिया तो देख लिया होगा, मैंने कितने सारे फोटोज पोस्ट की है। तेरा भी काफी मन कर रहा होगा ना यहाँ आने का। कोई बात नहीं दीदी, मेरे बदले आपने घूम लिया। आप वहाँ पर खूब इंजॉय करना और हाँ, बोटिंग करना मत भूलना। आरती और रेखा वीडियो कॉल पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पहलगाम गांव में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में अचानक आरती का फोन गिर जाता है और बंद हो जाता है। रेखा काफी देर तक आरती को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। दीदी का फोन अचानक बंद कैसे हो गया? जरूर वहाँ कुछ हुआ है। मुझे पीछे से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे वो एक टूरिस्ट प्लेस है तो लोगों का शोर तो आएगा ही। ज्यादा सोच रही हो ना तुम। थोड़ी देर में न्यूज में खबर आती है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें कई लोगों को गोली लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आरती और तरुण एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी एक आतंकवादी की गोली तरुण के कंधे से छूकर निकलती है और तरुण घायल होकर जमीन पर पड़ जाता है। तरुण, क्या हो गया आपको? होश में आइए। मैंने कहा था ना मुझे कश्मीर जाना है। आप देख नहीं रहे न्यूज में क्या बता रहे हैं? पता नहीं मेरी बहन जीजा जी कैसे होंगे। अरे तरुण, मेरा भी भाई है, मुझे भी उसकी फिक्र है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। कुछ भी करिए लेकिन मुझे वहां जाना है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के रहने वाले एक लोकल परिवार तरुण आरती की मदद करते हैं और उन्हें आतंकवादियों से बचाकर अपने घर लेकर आते हैं। घबराइए मत आप, हम आतंकवादी के साथ नहीं मिले। हम तो यहाँ के लोकल हैं। वो आतंकवादी हमें ही नहीं छोड़ते तो आप लोगों को क्या छोड़ेंगे? सलमा और उसका पति अहमद तरुण का इलाज करते हैं। तो वहीं रेखा अपने गले में पड़े सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसों से अपने पति के साथ कश्मीर पहलगाम आ जाती है और आसपास की जगह पर अपनी बहन और तरुण की तस्वीर दिखाते हुए सबसे पूछती है, आप इन्हें जानती है? ये मेरी बहन है। आपने कहीं देखा है? ये यहाँ आस पास घूमने आए थे। इनका नाम तो आरती और तरुण है ना? ये हमारे घर पर ही हैं। आप चलिए। अहमद सलमा की बेटी नूर रेखा और वैभव को अपने घर ले आती है। अपनी बहन और जीजा को देख रेखा काफी ज्यादा खुश होती है। आप ठीक तो है ना? और जीजा जी कैसे हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत डर गई थी कि हम मारे जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारी मदद कर दी। अभी तो यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। मैं आपका यहाँ से निकलने का इंतजाम करता हूँ। वो मुस्लिम परिवार उन चारों के वहां से निकालने का इंतजाम करता है। 2 दिन बाद ये सभी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। वैसे रेखा, तुम्हारे और वैभव के पास तो पैसे नहीं थे, तो तुम लोग कश्मीर कैसे आए? पैसे नहीं थे इसलिए रेखा ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और जो भी पैसे मिले उससे हम कश्मीर आ गए। क्या? तुमने अपना मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिया? वो भी मुझ जैसी बहन के लिए? शादी के बाद मैं इतना बदल गई और तुम पर हुक्म चलाने लगी। हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की और तुम हो कि अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे वहां बचाने आ गई।
मैं आपकी बहन हूँ, वो तो फिर भी कश्मीर था। अगर आपको बचाने के लिए मुझे दुनिया के किसी भी कोने में आना पड़े तो भी मैं आऊंगी। आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रेखा से माफी मांगती है, जिसके बाद अब रेखा आरती एक साथ पहले की तरह ही रहने लगती हैं। खानदान में मेरी शादी हो गई है, इन हफ्सियों को खाने के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है। ऊपर से ये प्याज तेजाब की तरह मेरी आंखों में लग रहा है। गुस्से में बौखलाई रेशमा राजमा चावल की तैयारी में जुटी होती है। तभी डाइनिंग टेबल पर से नानिया सास की आवाज आती है। नातिन बहू, ओ बहू, अरे राजमा चावल बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? भूख के मारे पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं, जल्दी ले भी आ। जी बस तैयार हो गया नानी जी, लाई। नानिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। खाने पीने की कितनी पक्की है, 10 जनों की खुराक अकेले लपेट जाती है। रेशमा भाभी, राजमा थोड़ा तीखा बनाना और सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा देना ताकि खाने में मजा आ जाए। जी बिल्कुल नना जी, आज तो राजमा में कूट कूट कर मिर्च डालूंगी। जब सबके कानों से धुआं निकलेगा और सीसी करेंगे तब पता चलेगा। मुझे तो इस राजमा चावल से चिढ़ मचने लगी है। आखिरकार क्यों रेशमा को राजमा चावल से इतनी ज्यादा चिढ़ मच रही है? सारा मसला क्या है, ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहाँ शारदा देवी के आंगन में मोहल्ले की अड़ोसन पड़ोसन जुटी हुई। रेशमा शादी के जोड़े में घूंघट की हुई खड़ी है और शारदा नाच रही है। अरे ओ ढोल वाले भैया, जरा जोर से ढोल नगाड़े बजाओ, सबको पता चलना चाहिए कि मेरे घर में नई नवेली बहू आई है। ढोल वाला जोर से ढोल बजाने लगता है और शारदा पड़ोसनों को चिढ़ाते हुए ठुमका मारकर नाचती है। ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बहू काम काजी शारदा उसका नाम है, पड़ोसन ने जल जाए जलना ही उनका काम है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। देख लो सावित्री बहन, ये माँ बेटियाँ भुट्टे की तरह उछल कर अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं बन रही हैं। चलो इनके यहाँ से। इसके बाद रेशमा की जेठानी कोमल धूमधाम से उसका स्वागत करवाती है। आओ जी देवरानी जी, दिल थामो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी। ये सासू माँ ससुर जी, ये हमारी दोनों ननद छाया चारू, ये मेरे दोनों बच्चे रूही आरव हैं। हेलो चाची, आप बहुत सुंदर हो। अरे अब क्या अपनी देवरानी को सारी रात दरवाजे पर रोके रखने का इरादा है? सफर की थकी हुई है, जाओ नई दुल्हन आराम कर लो। जी माँ जी, अभी आप जाकर आराम कर लीजिए, लेकिन कल पहली रसोई के लिए समय से उठ जाना। तभी छोटी नंद चारू दोनों देवरानी जेठानी के बीच में चुटकी लेती है। अब वैसे कोमल भाभी, आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, कल से रसोई का जिम्मा रेशमा भाभी जी संभालेंगी। भाभी आज जितना आराम करना है रज कर आराम कर लो, क्योंकि कल से तो आपकी परीक्षा शुरू है। थकावट की वजह से रेशमा चारू की बातों पर खास ध्यान नहीं देती। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अगले दिन की शुरुआत होती है। रेशमा जल्दी सुबह उठकर साफ सफाई करके रसोई में आती है, जहां रसोई के कोने में 50-50 किलो चावल के बोरे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये भगवान, ये रसोई है या राशन का गोदाम? जहाँ देखो खट्टा भर भर कर चावल रखा हुआ है। लगता है मेरे मां ससुराल वाले चावल खाने के ज्यादा शौकीन है। वैसे इन कनस्तर के अंदर तो आटा होगा, जितने माजी जेठानी जी आएंगे पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ। रेशमा जैसे कनस्तर खोलती है तो उसमें राजमा भरा पड़ा था। तभी सास जेठानी रसोई में धमक पड़ती है। देवरानी जी, राशन ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? चलो अब जल्दी से शानदार राजमा चावल बना लो सबके लिए। और हाँ बहू, आखिर में राजमा के ऊपर से मक्खन जरूर डाला और चावल में जीरे का छौंका लगाना। जी माँ जी। हे भगवान, लगता है मेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही हल्का फुल्का खाना खाते हैं, वरना पहली रसोई में सिंपल से राजमा चावल कौन बनवाता है। रेशमा राजमा चावल बनाने में जुट जाती है। चावल भिगो दिया है, राजमा उबलने को चढ़ा दिया है, तब तक ग्रेवी बनाने का मसाला तैयार कर लेती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे में रेशमा गर्मा गर्म राजमा चावल बनाकर सबको परोसती है। देखते ही देखते पेटू ससुराल वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह चाची, आपने बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बनाया, मुझे और चाहिए। भाई मुझको भी राजमा चावल बहुत दमदार लगा। बहू, मेरी प्लेट में भरकर चावल राजमा डाल दे। और बहू, मुझको थोड़ा और देना राजमा चावल। पूरा ससुराल एक साथ राजमा चावल मांगने लगता है। तभी रेशमा कहती है, नानी जी,
राजमा चावल तो खत्म हो गए। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए बहू रानी, तिरिया के चुगने लायक चावल बनाया था क्या? अरे तेरे ससुराल वाले खाते पीते घर के हैं, यहाँ रोजाना 5 पतीले चावल और हांडी भरकर राजमा लगता है, तब पूरा होता है। जा जाकर दोबारा बना। ससुराल में एक बार में राजमा चावल में इतना सारा राशन बनने की बात सुनकर रेशमा के सर से चिड़िया उड़ जाती है। गुस्से में लाल होकर किचन में लौट कर आती है। चल बेटा रेशमा, लग जा फिर से चूल्हे पर। ऐसे तो देखने में सारे के सारे सूखड़े से हैं, लेकिन सबकी खुराक खली जितनी है। बुदबुदाते हुए वह सबके लिए राजमा चावल बनाकर उन्हें खिलाती है। इसी तरह रोजाना का सिलसिला हो जाता है, क्योंकि ससुराल में दोनों तीनों टाइम राजमा चावल ही बनता है। सासू माँ, मैं सोच रही हूँ आज खाने में सबके लिए पनीर के पराठे और पुदीने की चटनी बना दूं। रोज रोज रात में राजमा चावल खाकर आप सब लोग भी बोर हो गए होंगे। रेशमा की इस बात पर उसकी नंद छाया कबाब में हड्डी बनते हुए बोलती है, अरे रेशमा भाभी, राजमा चावल खाए बिना ना हमारा दिन नहीं गुजरता, न रात। आप राजमा चावल ही बनाना। हाँ रेशमा, चावल खाए बिना हमारा पेट नहीं भरता, तो जाओ अब जल्दी से राजमा चावल बना लो, सबको भूख लगी है। रेशमा किलस कर अपने पति कार्तिक को घूरने लगती है। हे भगवान, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मेरी तो मिट्टी पलीत करके रख दी है। बेचारी बहू आलू बुखारे जैसी शक्ल बनाकर जाने लगती है, तभी नानिया सास सख्ती भरे मिजाज में उसे टोकती हैं। अरे ओ नातिन बहू, कल तूने शॉर्टकट के चक्कर में जो झोल किया था, कुकर में चावल बनाया था ना, मुझे उन चावलों का स्वाद आ गया था, तो आज पतीले में ही चावल बनाना, समझी ना? जी नानी जी। इसकी भैंस की आंख, हे भगवान, इस नानी का जीभ कितना चटोरा है, कुकर पतीले के चावल का टेस्ट भी भांप जाती है। बेचारी बहू अकेले 5-5 तक पतीले चावल बनाती है, और बहुत सारे राजमा बनाने के लिए भी उसे मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसना पड़ता है, जिससे उसके हाथ में जलन होने लगती है। वहीं जहां ससुराल वाले राजमा चावल खाने के शौकीन थे, रेशमा डेली राजमा चावल बनाने की वजह से अक्सर खाना भी नहीं खाती थी। ऐसा ही सिलसिला आज भी चल रहा था। एक बार फिर बेचारी बहू रसोई में आती है और पिनकते हुए चावल का पतीला पटकती है। दिन रात राजमा चावल चढ़ चढ़ कर भी इन भुक्कड़ लोगों का मन नहीं भरता है। ये नहीं कि अभी कुछ अलग वैरायटी की सब्जी खा लो, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी, पनीर चाप, बस राजमा चावल से चिपके रहो। हाँ। तभी कार्तिक किचन में आता है और रेशमा को भड़कते देखकर बोलता है, रेशमा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान से क्यों दिखाई दे रही हो? सिर में दर्द हो रहा है? मैं झंडू बाम लगा दूं? एक तो सबने मिलकर मेरी जिंदगी जंग कर रखी है, बड़ा आया झंडू बाम लगाने। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मक्खन लगाने की, जाओ यहाँ से, नहीं तो पतीला मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे भड़क क्यों रही हो? जा रहा हूँ बाबा। मैं तो ये बताने आया था कि नानी ने कहा है कि राजमा में मसाला मिक्सर में पीसकर मत डालना, सिलबट्टे में पीस कर डालना। हे भगवान, इस नानी सास ने तो मेरा खून पी लिया है। चिड़चिड़े मिजाज में पहले तो बेचारी 5 पतीले चावल बनाने के लिए चावल चुनकर साफ करके चढ़ाती है और फिर सिलबट्टे पर मसाला पीसती है, जिससे उसका हाथ लाल पड़ जाता है। तभी आवाज आती है, मम्मी मम्मी, राजमा चावल कब बनेगा? मेरे पेट में बहुत जोर की भूख लगी है। बस बनने वाला है यार, अब थोड़ी देर में। रेशमा बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बच्चों को ज्यादा तेज की भूख लगी है। हद है सही में, सबर नाम की चीज नहीं है। पूरे भूखे ससुराल वालों ने चिल्लम चिल्ली ऐसे मचाने लगते हैं जैसे भंडारा खाने बैठे। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। बेचारी बहू जल्दी जल्दी प्याज काटने लगती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। इतने में पतीले के चावल भी पूरी तरह गीले हो जाते हैं। आखिर में क्या होगा रेशमा का फैसला? क्या वह अपने रोज रोज राजमा चावल के शौकीन ससुराल वालों को लगा चस्का मिटा पाएगी? सत्यानाश हो इन ससुराल वालों का, इनकी जल्दीबाजी के चक्कर में चावल का कीमा बन गया। मुझे क्या पड़ी है, इन्हीं को खाना है। अगले 5 मिनट में बहू कच्चा पक्का राजमा चावल बनाकर परोस देती है। तभी सास बोलती है, अरे वो मेरी बेलुड़ी बहू, आज का राजमा चावल नींद में बनाया क्या? चावल का हलवा बन गया और राजमा एकदम कच्चा है और तरी भी पानी जितनी पतली है। वाह सासू माँ, ये सही, चिट भी आपकी पट भी आपकी। अरे एक तो आप लोगों को जल्दी राजमा चावल भी चाहिए, वो भी अच्छी तरह बना हुआ। अरे 2 मिनट की मैगी थोड़े है, कच्चा रह ही जाएगा तो उसमें भी राजी नहीं, और देर लग जाए तो आप सब लोग पूरे घर को मछली बाजार बना देते। एक अकेली बहू करे तो करे क्या? मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा लोगों को रोज रोज राजमा चावल बनाकर खिलाने का। या तो आप लोग रोज रोज राजमा चावल खाना छोड़ेंगे, या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आप सब लोग देखते रह जाना।
ये सुनकर चटोरे ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं। वहीं रसोई में रेशमा का राज चलता है। अब हफ्ते में केवल 1 से 2 बार ही राजमा चावल बनता है, बाकी दिन हरी भरी सब्जी दाल बनती है।